Hello everyone, welcome back to Percham. I am Richa Sharma, co-founder of the organization and also your current affair tutor. तो चलिए आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं। आज हमें एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स पढ़ना है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखने हैं, स्पोर्ट जगत की खबरें देखनी है, कुछ स्टेट्स ने स्कीम लॉन्च की हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। 15 जून 2024 के सीए को कवर करने से पहले कल यानी 14 जून के सेशन के एंड में जो क्वेश्चन किया था मैंने आपसे, उसका आंसर डिस्कस करेंगे और सेशन के बीच में जो 2-3 क्वेश्चन मैं करती हूँ आपसे, उसका भी आंसर डिस्कस करेंगे, फिर आज के पढ़ाई पे मूव ऑन करेंगे। तो चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ 65 किलोमीटर वाइड क्रेटर डिस्कवर्ड इन थार्सिस वोल्केनिक रीजन ऑन मार्स बाय इंडिया। कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया से हमने 3 क्रेटर्स मार्स के ऊपर, थार्सिस वोल्केनिक रीजन जो है मार्स का, मंगल का, वहाँ पे हमने 3 क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढे जो होते हैं वोल्केनो फूटने के बाद जो रह जाते हैं, वो हमने डिस्कवर किए, देखे। और उसमें एक सबसे बड़ा जो क्रेटर था 65 किलोमीटर वाइड था और उसको नाम दिया गया था कुछ। इन तीनों क्रेटर्स को इंडियन नेम्स दिए गए थे। तो इसका नाम क्या था? आई हैड आस्क्ड यू। क्या आंसर है इसका? लाल क्रेटर। लाल क्रेटर। इसके ईस्ट साइड में जो है वो मुर्सान क्रेटर था और उसके वेस्ट साइड में हिल्सा क्रेटर था। ये दोनों 10 किलोमीटर वाइड क्रेटर्स थे, है ना। और ये था लाल क्रेटर जो कि 65 किलोमीटर वाइड था, कल हमने पढ़ा था। चलिए, सेशन के दौरान मैंने आपसे कुछ 1-2 क्वेश्चन किए थे और उर्वशी आज आपका आंसर पिक हुआ है और उर्वशी ने सबसे पहले सारे राइट आंसर्स दिए थे, उसके बाद सारे बच्चों ने दिए थे। तो ये मैंने फिंगर फर्स्ट जैसा रिस्पॉन्स पिक किया है। कल का क्वेश्चन था आदि गुरु शंकराचार्य जो थे वो, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से स्टेट में हुआ था? केरला के अंदर हुआ था, ठीक है। और श्रृंगेरी जो एक पीठ है, 4 प्रमुख पीठ आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे, उनमें से एक जो श्रृंगेरी पीठ है वो कहाँ पर है मैंने पूछा था, तो कर्नाटका। बस ये 2 क्वेश्चन थे कल के। चलो बढ़े आज 2 इंपॉर्टेंट डे हैं। सबसे पहला आता है वर्ल्ड विंड डे, 15 जून को। जून में ना, अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड रहते हो, नॉर्थ यानी बिल्कुल नॉर्थ जम्मू कश्मीर वाला या हिमाचल वाला पार्ट नहीं बोल रही हूँ, अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स वाले हिस्से में रहते हो तो आप एक्सपीरियंस करते हो इस समय लू के थपेड़े और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं। तो बस जून से आप थोड़ा सा एसोसिएट कर सकते हो, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं मिड जून में। कहाँ? मिड जून में। तो वर्ल्ड विंड डे याद रखना ईजी हो जाएगा। मिड जून में बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं तो वर्ल्ड विंड डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, याद रख सकते हैं। इसको 2007 से 2007 से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्यों? ताकि सिग्निफिकेंस हम बता सके विंड की और इसको एनर्जी के फॉर्म में हम कन्वर्ट करके रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। और इसकी जो शुरुआत थी वो यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने की थी, लेकिन बाद में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और ये मेन बॉडी है जो कि विंड एनर्जी से डील करती हुई है। इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया ने एक टारगेट ले रखा है 2030 तक यानी 2030 तक हमें कितना रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचना है? 500 गीगावाट्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी हमें अचीव करनी है। इसमें विंड एनर्जी का कितना कंपोनेंट है? 140 गीगावाट इसमें हम विंड एनर्जी से आता हुआ देख रहे हैं। फाइन। और अभी हाल ही में नया पूरा कैबिनेट अनाउंस हुआ है, वो मैंने आपको अलग से एक वीडियो में याद भी कराए सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, क्या याद किया था हमने? प्रहलाद वेंकटेश जोशी जी। बहुत जोश चाहिए कोई न्यू चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो जोशी जी नए मिनिस्टर हैं न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के। अगले इंपॉर्टेंट डे पे चलेंगे, दैट इज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे। 15 जून को ही आता है ये। याद कैसे करेंगे? एल्डर अब्यूज क्या होता है? जब बुजुर्गों के खिलाफ उत्पीड़न होता है, घर से निकाल दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, वर्बल अब्यूज किया जाता है, मेंटल टॉर्चर किया जाता है, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये डे मनाया जाता है। इसीलिए ओल्ड एज होम्स बहुत सारे होते हैं दुनिया में, राइट। और जो ओल्ड एज होम में नहीं जाते, घर पे भी बहुत से बुजुर्ग सफ़र कर रहे होते हैं। सो 15 जून वर्ल्ड विंड डे के साथ आप कैसे याद रख सकते हो कि एक तो विंड है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करें, जून के मिड में चल रही है, और एक ऐसी विंड चलनी चाहिए कि एल्डर्स किसी भी घर में अब्यूज का शिकार नहीं हो। तो दोनों को आप एसोसिएट कर लो। अच्छा, इसकी जो थीम है वो है स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन एमरजेंसीज। एमरजेंसी में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं तो उनके ऊपर स्पॉटलाइट रखी जाए। यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की शुरुआत की थी 2011 में, ताकि किसी भी तरह से डिग्निटी और रिस्पेक्ट ना खोएं हमारे जो बुजुर्ग हैं, उसकी जागरूकता लाने के लिए। ठीक है जी, ये 2 इंपॉर्टेंट डे हो गए। अब कल आपका वीकली रिवीजन सेशन आता है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में पायल मैम आपका सेशन लेंगे, सो वो मिस आउट मत कीजिएगा। और कल ही आपका बैंकिंग करंट अफेयर्स का सेशन भी आएगा और वो आपका इवनिंग में 7 o'clock आएगा, प्रवीण सर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सेशन आप लोग को कल संडे को देखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे।
और न्यूज़ आ रही है रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सरकार वापस आ गई है थर्ड टर्म के लिए, कैबिनेट गठित हो चुका है। तो अब दो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं जिन पे रीअपॉइंटमेंट अनाउंस कर दिया गया है। एक है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोजीशन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पहले भी अजीत डोवल थे और इनको रीअपॉइंट कर लिया गया। और दूसरा है पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर के प्रमुख सचिव, वो पहले भी पीके मिश्रा जी थे, अभी भी पीके मिश्रा जी। ठीक है, तो बस ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये नए नाम नहीं है, इसलिए विशेष याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स आ चुका है, बाहर रिलीज़ हो चुका है। और इसके जो मेन पॉइंटर्स हैं वो हम देख लेते हैं। कौन सी बॉडी इसको रिलीज़ करती है, ग्लोबली पीस को लेकर के क्या क्या आंकड़े सामने आए हैं, फिर हम कंट्री वाइज देखेंगे, टॉप पे कौन सी कंट्रीज़ हैं, बॉटम पे कौन सी हैं, इंडिया का क्या रैंक है। सो चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इंडेक्स। सो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये लेकर के आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। और 133 कंट्रीज, इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज यानी कंट्रीज को रैंक किया गया है इस इंडेक्स के अंदर। अब हम रैंकिंग पे मूव करें उससे पहले एक ओवरऑल जो पिक्चर है ग्लोबली पीस की वो समझते हैं। देखो एवरेज जो ग्लोबल पीसफुलनेस है, कितनी शांति रहती है, यानी लड़ाई दंगे फसाद वॉर्स नहीं हो रहे हैं, तो एवरेज जो ग्लोबल पीस है वो 0.56% से 2024 में गिरी है। ओके एंड ये 5th कंसेक्यूटिव ईयर है, यानी लगातार 5वां साल है जहां पीसफुलनेस में गिरावट दर्ज की गई है ग्लोबली। अच्छा, अब लास्ट ईयर में 60 से अभी तक 65 ऐसी कंट्रीज रही हैं जहां पीसफुलनेस थोड़ी इम्प्रूव हुई है, लेकिन 97 कंट्रीज ऐसी रही हैं जहां शांति में गिरावट आई है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या वॉर सिचुएशन आ गई है। और अभी तक जब से ये इंडेक्स आना शुरू हुआ है तब से अभी तक अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीज जहां एक ही साल में शांति में गिरावट आई है वो यही साल रहा है। 97 कंट्रीज हैव लॉस्ट देयर पीस, है ना, कम हुई है वहाँ पे पीसफुलनेस। अब अगर हम देखें मोस्ट पीसफुल कंट्री कौन सी है, सबसे लीस्ट पीसफुल कौन सी है, इंडिया का क्या रैंक है, तो पहले इस पे आ जाते हैं। मोस्ट पीसफुल कंट्री 2008 से लेकर अभी तक लगातार आइसलैंड मोस्ट पीसफुल बना हुआ है। अभी थोड़े दिनों पहले हमने जेंडर गैप रिपोर्ट पढ़ा था, जेंडर गैप इंडेक्स, उसके अंदर भी आइसलैंड ने टॉप किया था। यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में जो अपॉर्चुनिटीज़ और अर्निंग ऑप्शंस है उनमें जेंडर में बहुत डिफरेंस नहीं है, सबसे कम है। और पीस भी सबसे ज़्यादा आइसलैंड में ही है, ठंडा इलाका है ना, सबके दिमाग ठंडे रहते हैं। फॉलोड बाय आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर पीस के अंदर। सबसे बॉटम पे 163 कंट्रीज की स्टडी है ये, तो 163rd रैंक पे है येमेन, और उससे जस्ट ऊपर है सूडान, साउथ सूडान, अफगानिस्तान और यूक्रेन। ये बॉटम 5 कंट्रीज बन जाती हैं। नाउ इस पे आए इससे पहले इंडिया का रैंक देख लो, बिकॉज यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस टू नो इंडियाज रैंक। सो आउट ऑफ 163 इंडिया का रैंक है 116, 116। 2023 की अगर हम बात करें, सो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में इंडिया का क्या रैंक था, 126 था, यस, और अभी 116 शो हो रहा है जो रिपोर्ट सामने आई है। सो इंडिया बॉटम, टॉप, ये तीनों आ गए। अब आप थोड़ा रीजन वाइज आ जाइए। देखिए यूरोप, अगर हम रीजन वाइज बात करें, कंट्री वाइज नहीं कर रहे हैं, अब हम किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, रीजन के हिसाब से बात करें, तो सबसे पीसफुल रीजन कौन सा माना गया, यूरोप माना गया। यस, वहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर श्री हुई है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा ट्रैंक्विल, शांत रीजन अगर कोई कहा गया है, डिस्पाइट माइनर डिक्लाइन, अभी लास्ट ईयर में थोड़ा डिक्लाइन इसकी पीसफुलनेस में आया, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा पीसफुल बना हुआ है यूरोप। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है ना। फिर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, ये वाला जो हिस्सा है ये लीस्ट ट्रैंक्विल है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे अशांति फैली हुई है तो ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है। मेन कारण येमेन और सूडान के कॉन्फ्लिक्ट हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन पीसफुलनेस में जहाँ देखा गया कि पहले पीसफुल था और अभी एकदम से शार्प डिक्लाइन देखा है, तो ग्रेटेस्ट रीजनल डिक्लाइन देखा है नॉर्थ अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि वायलेंट मुठभेड़ें होती रहती हैं या फिर लोगों में परसीव्ड वायलेंस है कि हमारे यहाँ पे अशांति है, ऐसा परसेप्शन है लोगों में, पर्टिकुलरली कनाडा और यूएस के अंदर। तो यहाँ पे छुटपुट क्राइम्स बहुत होते रहते हैं एंड परसेप्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स क्राइम इज ऑल्सो हाई। सो पीसफुलनेस का शार्प डिक्लाइन सबसे ज़्यादा कहाँ देखा गया, नॉर्थ अमेरिका में। लीस्ट शांति वाला इलाका मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन रीजन, नॉर्थ अफ्रीका पर्टिकुलरली, और सबसे शांत इलाका यूरोप वाला देखा गया। ठीक है जी।
और 163 कंट्री की स्टडी की गई। टॉप पे रहा आइसलैंड, बॉटम पे रहा यमन, इंडिया का रैंक रहा 116। क्लियर है? कौन रिलीज करता है इस इंडेक्स को? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस रिलीज करता है। ऑल द मेजर पॉइंटर्स वी कवर्ड। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे आएंगे एंड जोमैटो से रिलेटेड है ये न्यूज़। क्या न्यूज़ है जी? जोमैटो ने बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों? लार्जेस्ट फर्स्ट एड लेसन एक साथ एक ही वेन्यू पे लेने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जोमैटो ने मुंबई के अंदर। उन्होंने अपने जितने भी बहुत सारे लोग हैं उनको एक साथ बुला करके करीब 4300 डिलीवरी पार्टनर्स जो उनके हैं उनको एक सिंगल साइट पे मुंबई में बुलाया और उनको फर्स्ट एड लेसन दिया है। तो फर्स्ट एड लेसन एट अ सिंगल वेन्यू के लिए जोमैटो ने बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मुंबई में। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। फाउंडिंग मैनेजर या सीईओ कौन है इसके? फाउंडर एमडी सीईओ दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल जी हैं। 2008 के अंदर ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थी। अब हम चलते हैं थोड़ा स्टेट न्यूज़ की तरफ। ओके, और स्टेट न्यूज़ में सबसे पहले असम चलेंगे। असम के अंदर एक स्कीम लाई गई है बाल विवाह को, या बाल विवाह बोल दीजिए या चाइल्ड मैरिज जो अर्ली एज में हो जाती है उस पे रोकथाम लग सके, उसको डिस्करेज किया जा सके, उसके लिए एक अच्छी सी पहल असम के अंदर की जा रही है। और हायर एजुकेशन के अंदर मतलब मेन एम इसका डुअल पर्पस है। एक तो गर्ल्स को हायर एजुकेशन में और जाने को मिले और उनकी शादी कराने की जो जल्दी रहती है उसमें भी गिरावट आए। सो इस डुअल पर्पस से एक स्कीम है जिसको असम लेकर के आया है। उस स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है निजुत मोइना। निजुत मोइना। सो असम लॉन्चेस निजुत मोइना स्कीम टू बूस्ट गर्ल्स एजुकेशन एंड कर्ब चाइल्ड मैरिज। कौन है सीएम असम के? हेमंत बिस्व शर्मा जी। इन्होंने अनाउंस की है ये कि जो भी बच्चियां गर्ल्स, दिस इज़ फॉर गर्ल्स, क्लास 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ रही हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल शामिल नहीं है। इसमें अगर आप मिनिस्टर के बच्चे हो बच्ची हो तो आपको नहीं मिलेगा ये ग्रांट या ये इंसेंटिव। इसके अलावा क्लास 11 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी गर्ल्स पढ़ रही हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रही हैं, उनको हर महीने राशि दी जाएगी। कितनी? अगर वो 11 12th में है तो 1000 पर मंथ, ग्रेजुएशन कर रही हैं तो 1250 पर मंथ, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं तो 2500 पर मंथ उनके खातों में डायरेक्टली ये राशि डाली जाएगी। इसमें गर्मी की छुट्टियां यानी जब स्कूल कॉलेजेस बंद रहते हैं तब इंक्लूजन नहीं होगा। तो 10 मंथ्स एवरी ईयर ये राशि बच्चों के डायरेक्ट अकाउंट के अंदर, बच्चियों के अकाउंट में जाएगी। किन के? जिनकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड जो गर्ल्स हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन और रखा गया, अगर मैरिड है वो गर्ल और पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल होती है तो उसको भी ये मिलेगा। यानी शादी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तक यूजुअली शादी कई जगह करवा दी जाती है। सो अगर आप मैरिज हो गई है और फिर भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल हो रही हो तो भी आपको ये ग्रांट मिलेगा। ठीक है, ये इंसेंटिव मिलेगा। सो अ गर्ल विल नॉट गेट, मैरिड गर्ल विल नॉट गेट द बेनिफिट। मैरिड को भी येलो करना चाहिए था। ठीक है, तो जो भी कुछ मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है और इसकी अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है। समझ में आ गई ये कहानी? मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपीज की बच्चियों को नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेजेस में जो जा रही हैं उनको नहीं मिलेगा। उसके अलावा फिनेंशियल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। एवरी गर्ल विल गेट, इवन द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट विल गेट दिस इंसेंटिव अगर वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। देन समर वेकेशन में पैसा नहीं मिलेगा, डायरेक्टली बैंक खाते में जाएगा 10 मंथ्स इन अ ईयर। राइट, और स्कीम का नाम क्या है? क्या स्कीम का नाम है? निजुत मोइना। निजुत मोइना कहाँ हुआ है स्टार्ट? असम के अंदर स्टार्ट हुआ है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ के लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी एक फैसला लिया है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया है। क्या? कि जो मॉल्स, रेस्टोरेंट और मार्केट्स हैं, जो भी कमर्शियल प्लेसेस हैं, वो 24/7 ओपन रहेंगे। यानी आप रात में भी मॉल में जाओगे तो आपको दुकानें खुली मिलेंगी, रेस्टोरेंट खुले मिलेंगे, सिनेमा हॉल खुले मिलेंगे, शॉप्स खुली मिलेंगी। और ऐसा क्यों मध्य प्रदेश डिसाइड कर रहा है भाई? अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ को और आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं पहली बार देश के अंदर मध्य प्रदेश ऐसा कर रहा है। मध्य प्रदेश इज सेट टू बिकम द 7th स्टेट जो कि इस तरह का एक डिसीजन लेके आ रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में 24/7 कमर्शियल स्पेसेस ओपन रखने के लिए परमिशन दी जा चुकी है। सो नाइट लाइफ जो हम बोलते हैं ना, नाइट लाइफ है, उसकी तैयारी की तरफ मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश इज सेट टू अलाउ शॉप्स इन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स टू स्टे ओपन फॉर 24 आवर्स। राइट, और अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट लेके आया जाएगा, यानी करके देखा जाएगा ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट भोपाल और इंदौर में, और उसके बाद पूरे एमपी में लागू किया जाएगा। क्लियर है जी? चलिए, देन मूविंग ओवर टू पंजाब।
सो हम असम घूम के आ गए, एमपी में चले गए, अब हम पंजाब चलते हैं। बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान से लगा हुआ जो बॉर्डर वाला इलाका है, वहाँ पे एक हफ्ते भर की कैंपेन चलाई जाएगी मिशन निश्चय नाम से। मिशन निश्चय, ताकि जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, बॉर्डर वाला एरिया है ना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ड्रग्स का आदान प्रदान तो नहीं हो रहा, ड्रग्स का बहुत फैलाव तो नहीं है बॉर्डर एरियाज में, तो वीक लॉन्ग कैंपेन चलाई जाएगी पंजाब पुलिस द्वारा with the help of and in association with border security force and village defense committees। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर्टिकुलरली ये कैंपेन चलेगी? फजलका डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बॉर्डर से लगा हुआ जो फजलका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक हफ्ते की कैंपेन होगी, घर घर जाकर के, करीब 42 विलेजेस हैं वहाँ पे, घर घर जाकर के लोगों से बातचीत की जाएगी, ताकि एक तरह से सबके अंदर सेंसिटाइजेशन हो कि ड्रग्स चल तो नहीं रहा, खरीद बेच तो नहीं हो रही है, यूज़ तो नहीं हो रहा है तो उसको डिस्करेज किया जा सके। अब देखो 553 किलोमीटर लॉन्ग पंजाब बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। पंजाब का कितना बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है? 553 किलोमीटर। उसमें से 108 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ना, वो फजलका डिस्ट्रिक्ट ही अकेले शेयर करता है। इसलिए फजलका डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मिशन निश्चय कर लो कि हमें ड्रग से दूर रहना है, पंजाब पुलिस चला रही है विद द हेल्प ऑफ BSF एंड विलेज डिफेंस कमिटीज। क्लियर है जी यहाँ तक की बात? चलो, स्टेट न्यूज होती है खत्म। अब हम मिनिस्ट्री के रिलेटेड न्यूज पे आते हैं। आयुष मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है? आयुष। आयुष मंत्रालय जो है, उसने अभी तक का पहला फर्स्ट एक्सक्लूसिव ऑल इंडिया सर्वे किया है आयुष के ऊपर, ठीक है, कि जो हमारी एक अनदर ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, एलोपैथिक हटा दीजिए, उसके अलावा जो ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन है, जिसके अंदर आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी, ये सब आती हैं। आयुष का फुल फॉर्म भी ये है, AYUSH का, ठीक है। तो कितने लोगों को आयुष के बारे में पता है? गांव में, शहरों में कितने लोगों को थोड़ी बहुत भी देसी दवाइयों के बारे में पता है? घर में ही कोई ना कोई मेडिसिन से इलाज कर लेता है। कैसी मेडिसिन? कोई मेडिसिनल पौधे के बारे में आप जानते हो, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी आपको नॉलेज दी जा रही है। जैसे अगर कहीं कट गया है, दर्द हो रहा है, तो हल्दी वाला दूध पीते हैं हम, है ना। सो इस तरह से, या तुलसी, गला खराब है तो तुलसी ली जाती है, अदरक शहद लिया जाता है। तो ये ऐसे कुछ नॉलेज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होती रहती है। तो इस तरह का एक पहला एक्सक्लूसिव ऑल इंडिया सर्वे किया गया आयुष के ऊपर। किसने कंडक्ट किया है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने। जून 2022 से लेकर के 2023 तक इसको कंडक्ट किया गया और 79th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे के तहत इसको कंडक्ट किया गया। अब इसकी जो फाइंडिंग्स आई हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कहते हैं आयुष मंत्रालय है, क्या भारत जानता भी है आयुष के बारे में? क्या हम यूज़ कर भी रहे हैं, या सब अंग्रेजी दवाई जैसे हम आम भाषा में कहते हैं एलोपैथी, उसकी तरफ जा रहे हैं? क्या है सिनेरियो? सो इस रिपोर्ट या इस सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 46% लोग गाँव इलाकों में एंड 53% लोग अर्बन इलाकों के अंदर जानते हैं आयुष के बारे में और अवेल कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट्स को, कोई ना कोई बीमारी को हटाने के लिए पिछले 1 साल के अंदर। अब पहले इसका मैं सैंपल साइज आपको बता देती हूँ ताकि इट विल मेक मोर सेंस टू यू, ठीक है। अब देखिए, ये जो सर्वे किया गया, इसमें करीब 1,81,298 हाउस होल्ड से डेटा लिया गया, जिसमें मेजॉरिटी रूरल एरिया था, करीब 1 लाख पकड़िए मोटा मोटा, और जो रिमेनिंग 75-77 हज़ार लोग हैं वो अर्बन एरिया से थे, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? अब आइए, तो 46% रूरल इंडिया के लोग और 53% अर्बन इंडिया के लोग अवेल कर रहे हैं आयुष को, कोई ना कोई बीमारी को ठीक करने के लिए, राइट। उसके अलावा ये आइए यहाँ पे कि कितने परसेंटेज लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर रूरल में ये है मेल्स, ये हैं फीमेल्स और ये हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल 46.3, 52.9%, ये अभी हमने जो आंकड़ा राउंड ऑफ करके देखा। इसके अलावा 95% रूरल पॉपुलेशन जो है, जो गांव में रहती है 15 साल से और उसके अबव की अगर हम पॉपुलेशन लें, तो वो जानते हैं आयुष के बारे में। भले से यूज़ नहीं कर रहे हैं इसकी फैसिलिटीज़ को, पर हाँ हम जानते हैं, हमने सुना है। 95% ऐसे हैं और 96% अर्बन इलाकों में रहने वाले लोग हैं जो आयुष के बारे में जानते हैं, यानी आयुर्वेद, यूनानी से होम्योपैथी एक्सेट्रा के बारे में जानते हैं। 79% एंड 80%, 79% रूरल वाले, 80% अर्बन वाले घरों में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है, एटलीस्ट वन सच पर्सन, जो कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानता है। वो तुलसी हो गया, अदरक हो गया, अजवाइन हो गया, किसी न किसी तरह के नीम हो गया, मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी रखते हैं। करीब 24% हाउस होल्ड ऐसे थे जिनके कम से कम एक मेंबर को फोक मेडिसिन या लोकल हेल्थ ट्रेडिशन के बारे में पता था, रूरल और अर्बन
दोनों इंडियाज़ के अंदर, करीब करीब 24%। यानी कि अच्छा कभी कट जाए तो हमें क्या लगाना होता है, एक्सीडेंट हो जाता है क्या, है ना, दर्द हो रहा है तो क्या करना होता है, बुखार आ जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, तो जो उनको देसी नुस्खे पता होते हैं, ऐसे 24% लोग देखे गए, राइट। सो ये एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाता है कि इंडिया में आयुष के बारे में लोग जानते हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, घर घर में देसी नुस्खे चलाए जा रहे हैं। ये एक सर्वे का रिपोर्ट आ गया, ठीक है जी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और ये आ रही है मिलिट्री डोमेन से। सो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस कैमिकेज मोड ड्रोन, इंडिया का पहला इंडिजिनस यानी इंडिया में ही हमने पहली बार बनाया है एक कैमिकेज मोड ड्रोन। क्या होते हैं कैमिकेज मोड ड्रोन? कैमिकेज मोड ड्रोन रशिया बहुत भरपूर तरीके से यूज़ किया करता था। जैसे हम मिसाइल छोड़ते हैं ना, राइट, तो मिसाइल का क्या होता है, हमने टारगेट बता दिया और मिसाइल छोड़ दिया, अब टारगेट पे जाकर के उसको गिरना है। आप उस मिसाइल को रिकॉल करके वापस नहीं बुला सकते अगर उसको टारगेट नहीं मिला, मतलब वो इतनी हैंडी नहीं होती, रीयूजेबल नहीं होती है मिसाइल्स। अब कामिकाज़े ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली टारगेट को जाके ध्वस्त करने के लिए बनाए जाते हैं, और इन्हीं के आगे जो वॉरहेड होता है वहीं पे हम मिसाइल की तरह एक्सप्लोजिव्स लगा देते हैं, तो ये जाकर के जब गिरते हैं बुडुम फूटते हैं, तो ये कैमिकाज़े ड्रोन होते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है, ये जब तक इनको टारगेट प्रॉपर नहीं मिलेगा तब तक ये घूम सकते हैं, रुक सकते हैं, ओके। और अगर आपको हिट नहीं करवाना तो आप इनको रोक के वापस रिकॉल भी करवा सकते हो, मिशन अबॉर्ट, वापस आ जाओ जी, वापस बाद में भेजेंगे आपको। और कामकाजी ड्रोन क्योंकि कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, आवाज़ें कम करते हैं, डिटेक्टेबल ईजिली नहीं होते, और ऐसे एरियाज़ में बहुत काम आएंगे जहाँ पे इंसान जा कर के एक तो किसी का कैंप ध्वस्त करके आए, एक हमने ड्रोन के थ्रू ध्वस्त कर दिया, राइट। तो कामकाजी ड्रोन का बेसिकली मीनिंग होता है ऐसे ड्रोन्स जिनके आगे वॉरहेड हमने लगा रखा है, दैट कैन न्यूट्रलाइज एनी हॉस्टाइल थ्रेड। नो, कामकाजी ड्रोन कहाँ लिखा है मैंने, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो ड्रोन्स जिनमें इनबिल्ड वॉरहेड्स होते हैं, यानी आगे बारूद वगैरह लगा हुआ होता है, उनको कामकाजी या एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स कहते हैं। सुसाइड ड्रोन्स भी बोल सकते हो आप इनको। समझ में आ गई बात? सो ऐसे ड्रोन जिनको आपने वॉरहेड बना दिया, यानी मिसाइल की तरह, जैसे उसमें एक्सप्लोजिव होते हैं ना, आगे आपने एक्सप्लोजिव लगा दिए, वो जाके अपने टारगेट पे गिरेगा और फूट जाएगा। सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, ऐसे सुसाइड ड्रोन्स हैं ये। फाइन। सो इंडिया ने जो कामकाजी ड्रोन बनाया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नागास्त्र 1। नाग की तरह जाके डसेगा बिल्कुल, है ना। सो इंडियन आर्मी रिसीव्स फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनस सुसाइड ड्रोन्स नागास्त्र 1, राइट। और पहला बैच आया है, ये मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स हैं, एक्यूरेटली अपने एनिमी टारगेट्स को स्ट्राइक करेंगे। जैसे ट्रेनिंग कैंप है, बेस कैंप है, आपको पता पड़ा यहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, आप वहाँ जाके स्ट्राइक करवा सकते हो। और इंसानों को मुठभेड़ में डालने की आपको ज़रूरत, अपने सोल्जर्स को डालने की रिस्क नहीं उठानी पड़ेगी हर केसेस में, राइट। छोटे छोटे ऑपरेशंस आप इनके थ्रू कर सकते हो। इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने, EEL। ये जो हम बोल रहे हैं ना नागास्त्र 1, भारत का पहला इंडिजिनस कामकाजी ड्रोन है। सो इसको किसने बनाया है? EEL ने बनाया है, जो कि नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी है। अब इस ड्रोन के अंदर 75% इंडियन कंटेंट है, यानी इंडिया से ही चीज़ें लेकर के 75% इसको बनाया गया है। और इंडियन आर्मी की जो कैपेबिलिटी है बॉर्डर एरिया पे अगर आपको स्ट्राइक्स करनी है तो इससे बहुत बढ़ जाएगी। मैंने आपको कामकाजी ड्रोन के बारे में बता दिया ना। इंडियन आर्मी ने 480 ऐसे ड्रोन्स EEL से ऑर्डर किए थे और अभी उनको 120 का फर्स्ट कंसाइनमेंट मिल गया है। और ये 2 मीटर तक की एक्यूरेसी तक जाकर के स्ट्राइक कर सकता है। नाउ मैन पोर्टेबल यानी कि आप ले जा सकते हो इनको कहीं भी, और फिक्स्ड विंग्स हैं इसके, 9 kg का भार है, 30 मिनट की एंड्योरेंस है, 30 मिनट तक उड़ सकता है ये ड्रोन। इंसान की ही रेंज में अगर आपको इसको उड़ाना है तो 15 किलोमीटर तक उड़ सकता है, और इंसान की रेंज में नहीं रहे तो 30 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है, राइट। और 2 मीटर की प्रिसीजन तक, यानी अगर आपने टारगेट यहाँ दिया है तो 2 मीटर की दूरी तक जाकर के ये हिट कर देगा, इतने प्रिसीजन से काम कर सकता है। अनडिटेक्टेबल रहे इसके लिए अकॉस्टिक्स इसके बहुत लो रखे गए, आवाज़ें बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। 200 मीटर एट अ हाइट ऑफ मोर देन 200 मीटर्स तक अनडिटेक्टेबल रहता है, यानी 200 मीटर, ये अगर आपका टारगेट है तो 200 मीटर तक जब तक ये नहीं पहुंच जाएगा ना तब तक इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इतनी शांति से उड़ करके जाएगा। 1 kg तक वॉरहेड ले जा सकते हैं, 1 kg तक के एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं,
और अब इसमें एडवांस वर्जन जो बन रहा है उसमें 2.2 kg तक के वॉरहेड भी ये कैरी कर सकता है। सो कहाँ काम आएगा? ये वहाँ काम आएगा जहाँ आप नहीं चाहते आपके सोल्जर्स ज़बरदस्ती जाके उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने। आप थोड़ा दूर से रह करके और एक्सप्लोजिव से पहले मार दीजिए, आपके लोगों को पता, मतलब जो ओपोनेंट है उनको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आपके सोल्जर्स एंट्री करेंगे उस सीन के अंदर। ओके, चलिए स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले आ रहा है श्रुति वोरा से रिलेटेड न्यूज़। श्रुति वोरा पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्री इवेंट जीत लिया है इक्वेस्ट्रियन में। इक्वेस्ट्रियन यानी घोड़े के ऊपर बैठ के जो हम स्पोर्ट खेलते हैं। सो श्रुति वोरा, इन्होंने हिस्ट्री लिखी है और पहली भारतीय इंडियन राइडर बन गई हैं जिन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्री इक्वेस्ट्रियन इवेंट अपने नाम किया है। कौन सा इवेंट है ये? सो इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन का ड्रेसेज वर्ल्ड कप चल रहा था, वो इन्होंने जीता है। ओके, ड्रेसेज पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक तरह का अरीना होता है और उसमें घोड़े पे बैठ के आप एक तरह से बैले परफॉर्म करते हो, एकदम कोरियोग्राफ डांस मूव्स होते हैं जो आपका हॉर्स और उसके ऊपर बैठा राइडर साथ मिलके करते हैं। ये लेपेका स्लोवेनिया के अंदर हुआ एंड किसने जीता है? श्रुति वोरा ने जीता है। पहले भी ये ड्रेसेज वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इंडिया को एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो वेटरन इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज खिलाड़ी हैं इंडिया की तरफ से श्रुति वोरा। अगली खबर आ रही है जूनियर कैटेगरी से है, पर इंपॉर्टेंट है बिकॉज वर्ल्ड चैंपियनशिप हम लेकर के आए हैं चेस जूनियर्स के अंदर। सो दिव्या देशमुख, शी हैज़ वन वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप। वैसे जूनियर कैटेगरीज हम अलग से नहीं पढ़ते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आओगे तो पढ़नी पड़ जाएगी। सो वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप किसने अपने नाम की है? दिव्या देशमुख ने की है और इन्होंने बल्गेरिया को हराया है इसके अंदर। ठीक है, इंडिया में ही ये हो रही थी। देन फाइनली हम आते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पे। सो गुडकेश मोती एंड चामारी अथापत्तू आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई मंथ के लिए अनाउंस कर दिए गए हैं। गुडकेश मोती कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज से, एंड चामारी अथापत्तू श्रीलंका से। ओके, सो वेस्ट इंडीज गुकेश मोती आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड गया है इनको, एंड चामारी अथापत्तू को आईसीसी विमेन ऑफ प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड गया है। ये हो गई जी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर। और जो भी नए बच्चे आज जुड़े हैं और वो वंडर कर रहे हों कि मैम इतनी सारी न्यूज़ का हम कैसे नोट्स बनाएं, कैसे पढ़ें, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सो यस, पीडीएफ मिलता है हर दिन डेली सीए का परचम के टेलीग्राम अकाउंट पे और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन से आप इसको ले सकते हो। हिंदी का अलग मिलता है, इंग्लिश का अलग मिलता है। डेली सेशन के बाद, जैसे सेशन आपका अराउंड 12 नून आता है, तो 1 बजे 1 PM टेलीग्राम के ऊपर आपकी डेली वीकली 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टेस्ट भी होता है। यहाँ तो आप लेते ही हो, अभी मैं आपको रिवीजन क्वेश्चंस करवाऊंगी, पर टेलीग्राम पे भी आपकी डेली क्विज होती है, तो सेशन अटेंड करने के बाद वहाँ जाके डेली क्विज लिया करो, प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, और अगर आपको बाकी कोई मैगजीन चाहिए, जैसे मंथली मैगजीन चाहिए, सवाल ई बुक चाहिए, तो इन सब के लिए आप परचम classes.in याद रखिएगा, वेबसाइट चेकआउट कीजिए। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, जैसे सीए सब्सक्रिप्शन, MCQ विथ एक्सप्लेनेशन का सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा, या कोर्सेज चाहिए जैसे SSC का कोर्स चल रहा है, तो उसके लिए आपको परचम ऐप चेकआउट कर लेनी चाहिए। ठीक है जी, ज़्यादा जानकारी के लिए ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। कुछ बाय किया है, प्रॉब्लम आ रही है, परचम classes06@gmail.com, डेज और टाइम का प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। टीम इसी दौरान आपको आंसर कर पाएगी, इसके बाहर नहीं, बिकॉज दे हैव देयर फैमिली ऑल्सो टू लुक आफ्टर। राइट, चलिए रिवीजन की तरफ रुक कर लेते हैं। और कल आपका जो वीकली सेशंस है वो मिस आउट नहीं कीजिएगा। कल दिन में 12 बजे पायल मैम वीकली रिवीजन लेंगी और शाम को 7 बजे प्रवीण सर बैंकिंग करंट अफेयर और बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर का बूस्टर डोज लेंगे। ठीक है, आ जाओ आंसर करना शुरू करो। पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निजुत मोइना स्कीम इज आर करेक्ट? आपको भाई अब यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं है तो एक ही ऑप्शन राइट होगा, इज आर तो देने की बात ही नहीं है, इज करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निजुत मोइना स्कीम इज करेक्ट? कौन सी निजुत मोइना स्कीम क्या थी? असम में थी, गर्ल्स हायर एजुकेशन में जाएं और गर्ल मैरिज अर्ली नहीं हो, इसके लिए थी। अब देख लो, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑल स्टूडेंट्स, नो। स्किल डेवलपमेंट अमंग गर्ल स्टूडेंट्स, ओके रखते हैं एक बार के लिए, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, हालांकि नो, स्किल डेवलपमेंट नहीं है। प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज बाय इंसेंटिवाइजिंग गर्ल स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, नो। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के स्टेटमेंट देखिए, नॉट करेक्ट आपको बतानी है। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस रिलीज करता है, बिल्कुल सही है।
इंडिया की 110वीं पोजीशन आई है, 110th पोजीशन आई क्या इंडिया की? नहीं, कौन सी पोजीशन आई थी? 116 आई थी। सो ओनली नॉट करेक्ट पूछा है ना, हाँ, ओनली 2 इज नॉट करेक्ट। Who became the first Indian rider to clinch 3-star Grand Prix equestrian event? पहली इंडियन घुड़सवार जिन्होंने 3-star equestrian Grand Prix इवेंट जीता है, स्लोवेनिया के अंदर ये जीत करके आई हैं। क्या नाम है? श्रुति वोरा। ओके, देन विच स्टेट लॉन्च्ड मिशन निश्चय? मिशन निश्चय याद करो, ड्रग्स के अगेंस्ट बीएसएफ और विलेज डिफेंस कमिटीज के साथ मिलकर कौन से स्टेट ने मिशन निश्चय लॉन्च किया? पंजाब ने किया। ओके, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव जो हैं दोनों रीअपॉइंट हुए हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन अपॉइंट हुए हैं? अजीत डोवल जी, अजीत डोवल। अरे आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं डाला क्या? कितने सारे क्वेश्चंस ले लिए। हु वन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे? मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी का किसने जीता है? विराट कोहली ने जीता है क्या? नहीं, गुकेश मोती जीते हैं जो कि वेस्ट इंडियन खिलाड़ी है। भाई क्वेश्चन ऑफ द डे, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हमने। हु डेवलप्ड नागास्त्र 1 मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स? नागास्त्र 1 ड्रोन जो कि अभी पहला कंसाइनमेंट इंडियन आर्मी को मिला है, बनाया किसने है? EEL इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने बनाया है। तो ये हो गया आज का सेशन, उससे रिलेटेड रिवीजन सब कुछ खत्म, पीडीएफ की जानकारी दे दी, कोर्सेज सब्सक्रिप्शन की जानकारी दे दी। जाते जाते आज लेते हैं हम एक बहुत प्यारा सा थॉट। वी चीयर फॉर एथलीट्स बिफोर दे रीच द फिनिश लाइन, इजंट इट? जब एथलीट बिल्कुल फिनिश लाइन पे पहुंचने वाला होता है, सब चीयर करने लग जाते हैं, ये कम ऑन, वेरी गुड, यू कैन डू इट, इंडिया इंडिया। डोंट वी डू दैट? वी डू दैट, राइट? सो अगर आप, इन्होंने अभी गोल जीता नहीं है, मतलब ये अपनी फिनिश लाइन पे पहुंचे नहीं, उससे पहले ही हम चेयर कर रहे होते हैं, पहुंचने के बाद तो करेंगे ही करेंगे। बस जब पहुंचने ही वाले होते हैं, वी आर इन फुल ज़ील टू चीयर फॉर देम, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, ताकि वो और जोश से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। इजंट इट? वी शुड डू द सेम फॉर आवरसेल्व्स। सो चीयर फॉर योरसेल्फ इवन एंड स्पेशली इफ यू हैवंट रीच्ड योर गोल्स येट। इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर गोल्स, खुद को चीयर करना मत भूलिए। डू नॉट बीट योरसेल्फ डाउन एवरी सिंगल डे। अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, आपका गोल अभी अचीव नहीं हुआ है, वेट मत करो कि हम खुद को शाबाशी तभी देंगे, खुद को चीयर तभी करेंगे जब गोल अचीव हो जाएगा। हो जाएगा, पर अच्छे से। और जल्दी कब होगा? जब आप चीयरिंग मोड में रहोगे, खुद को लेकर के भी एनकरेजिंग मोड में रहोगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा कोई दोस्त है जो बहुत मेहनत कर रहा है, हम और दुखी है कि अरे यार नहीं हो रहा, हम उसको क्या बोलते हैं? हाँ यार तुझसे नहीं होगा, छोड़, या नहीं 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 तेरे बस का ही नहीं, अरे यार क्यों कर रहा है, तेरे तो काम का ही नहीं है, कुछ नहीं होगा तेरे से जीवन में, रहने दे, घर बैठ जा। नो, व्हाट वी डू, अरे यार कर लेगा, मेहनत तो कर, फोकस तो कर। हाउ डू वी चीयर आवर फ्रेंड्स? हाउ डू वी चीयर द एथलीट्स? हाउ डू वी चीयर आवर टीम्स? वाई डोंट वी चीयर आवरसेल्फ द सेम वे? सो आज का थॉट यही है, आज का लेसन या आज का एक जो मैसेज है वो यही है, यू विल बी चीयरिंग फॉर योर सेल्फ जब तक आपको अपना गोल अचीव करते हुए नहीं देख लो आप खुद। उसके बाद में हम सब मिलकर और चीयर करेंगे, ठीक है? ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। हैप्पी वीकेंड। मंडे को मिलेंगे दिन में। बाय बाय।